जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर का कोई जन्म नहीं हुआ, नो बर्थ नो डेथ। हर एक ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो जिसमें जान है, उसका जन्म होता है और एक दिन ना एक दिन मर जाएगा वो। इसलिए लिविंग थिंग्स का बर्थ एंड डेथ होता है, बट कंप्यूटर का जेनरेशन होता है। जेनरेशन माने एक टाइम तक वो चला, उसके बाद नेक्स्ट कुछ आ जाएगा, लेकिन वो जो चला वो कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात को अच्छे से समझना। जेनरेशन मीन्स होता है कि कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। आज जो चीज है वो 50 साल बाद भी रहेगा, बट उसको कोई यूज नहीं करेंगे, बट वो खत्म नहीं हो सकता। यूज नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, लेकिन जितना बना हुआ है उतना अवेलेबल रहेंगे। इसको हम लोग जेनरेशन बोलते हैं, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मोस्ट प्रोबेबली याद रखना कि एज पर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर को जब से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया है और टिल डेट, आज तक के डेट तक का कंप्यूटर को सब मिलाकर 6 जनरेशन में कन्वर्ट किया गया है, 6 जनरेशन में भाग कर दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे जेनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1945 टू 55, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। इस 10 साल के कंप्यूटर्स को हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। हर 10 साल को मैंने डिवाइड कर दिया है। एक्चुअली कंप्यूटर्स को 10 साल में ही डिवाइड किया गया है। हर 10 साल को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जा रहा है। हर 10 साल को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ही बोलेंगे। फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट है? 1945 टू 55। इस 10 साल को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जिसमें क्या आविष्कार किया गया था, इसमें इन्वेंशन क्या हुआ था? इस 10 साल में इन्वेंशन क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब है, तुमको मैं इंटरनेट में दिखा देता हूँ बल्ब कैसा देखने में है। ऐसा देखने में है। इतने बड़े बड़े होते थे, और एक कंप्यूटर, उस टाइम का जो कंप्यूटर्स था, देख लो अच्छे से, उस टाइम का जो कंप्यूटर्स था उसको बनाने के लिए ये करीबन करीबन 10 से 20 लाख वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। जिससे क्या होता था कि एक कंप्यूटर करीबन एक मैदान के साइड का होता था। एक मैदान में हो सकता है एक कंप्यूटर या मैक्सिमम 2 कंप्यूटर, बड़े मैदान है तो 2 कंप्यूटर्स रखे जा सकते हैं। इतने बड़े बड़े होते थे। तो मैदान में तो कोई कंप्यूटर रखेगा नहीं, उसको बड़ा सा रूम में ही रखा जाता था। अब उस रूम में जब वो कंप्यूटर चलाया जाता था तो इतना हीट जनरेट होता था कि उस हीट को ठंडा करने के लिए एसी लगाया जाता था, या एसी टाइप का कोई चीजें लगाई जाती थी। एसी से वो घर ठंडा होता था। ठंडा होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया जाता था, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन इतना ज्यादा था कि उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग टू मच हाई हो गया था। इससे नॉर्मल कंपनीज खरीद नहीं पाती थी उसको, वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब्स जो बनते थे उससे कंप्यूटर्स बन रहा है, एनियाक, एडवैक, ये सब कंप्यूटर्स बन रहे हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम्स आई थी कि ये हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते थे। हीट बहुत ज्यादा जनरेट करने के कारण इससे जो प्रोडक्ट बनाया गया
वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण। ये कंप्यूटर में काम करने के लिए मशीन के संग जो कनेक्शन की जाती थी, इसे हम लोग बोलते थे लो लेवल लैंग्वेज में काम करना। मशीन लेवल लैंग्वेज में काम होती थी। मशीन लेवल लैंग्वेज में काम होने के कारण यहाँ से हम लोग की सारी चीजें जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी, मशीन लेवल लैंग्वेज होने के कारण से ये कंप्यूटर ही सिर्फ समझ पाता था। और मशीन लेवल लैंग्वेज में ह्यूमन बींग्स कोडिंग लिखने से बहुत ही टफ हो गया था, क्योंकि सारे चीजें मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब एक्चुअली बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज है क्या क्या? 0 और 1, ये है लो लेवल लैंग्वेज। कोई भी चीज को अगर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना लैपटॉप स्क्रीन में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये सब सारे चीजें तुमको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रहा है। लेकिन ये पूरा चीज अगर हम लोग को 0 और 1 में लिखना पड़ता तो समझ लो कैसा हो जाता। और लर्न करना और लर्न रखना दोनों ही कितना टफ हो जाता। इस कारण से मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करना बहुत ही टफ हो गया था। यहाँ पे काम करने के लिए हम लोग 3 चीजें यूज करते थे ना। कंप्यूटर्स किस प्रोसेस में काम करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इनपुट करने के लिए एक पंच कार्ड यूज किया गया है। आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर। कोई भी आउटपुट अगर यहाँ से आता था तो उसके लिए भी पंच कार्ड यूज करते थे और पेपर यूज किया जाता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता था। और अगर यहाँ से कुछ चीजों को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए अलग से हम लोग को एक मशीन या हार्डवेयर लगाना पड़ता था, जिसको हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक टेप, जहां से हम लोग सारा चीजें स्टोर करके रख सकते थे। मशीन के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं था, अलग से तुमको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कंप्यूटर्स में कोई भी चीजें स्टोर करते हैं तो मेरा हार्ड डिस्क में हम लोग जब बोलते हैं ना क्लास के एंड में, ए सबको अपना सेव करो, तो हम लोग कंप्यूटर में ही स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किसी भी टाइप का इंटरनल स्टोरेज डिवाइस नहीं था। जो भी कुछ करना है तो तुमको काम हो जाने के बाद उसको उठा के ले जाओ। कंप्यूटर में स्टोर करने का कोई कैपेसिटी जगह नहीं था। समझ में आया? डिपेंड ऑन ह्यूमन। जो इसमें काम होता था ये ऑटोमेटिक था ही नहीं, इसीलिए हर काम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हर काम के लिए हम लोग को ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट, कोई भी काम ह्यूमंस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर्स क्या क्या है? एनियक, एडवैक, यूनिवैक 1। इसके सारे फुल फॉर्म्स हैं। जैसे एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कंप्यूटर, ऐसे करके है, हम लिखवा देंगे लास्ट में। और यूनिवैक 1 का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आ जाते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में याद रखेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हो रही है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस जनरेशन में बनाया गया कि इसको क्यों सेकेंड जनरेशन बोलेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो बनाया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब।
और इस जनरेशन में जो बनाया गया सिर्फ 10 साल बाद 1956 टू 1964, बहुत सारे बुक्स में थोड़ा आगे पीछे डेट दिया हुआ है, बट ये स्टैंडर्ड है। मैंने जो लिखा है ये स्टैंडर्ड डेट है। कुछ बुक्स में आगे पीछे दिया गया है, कोई 64 को 65 तक भी लिखते हैं, 56 को 55 भी लिखते हैं, तो ऐसे करके भी दिया हुआ है, बट ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। तुम अगर इसको भी लिखोगी तो 100% करेक्ट। देख लो ट्रांजिस्टर कैसा होता है देखने में। ये है ट्रांजिस्टर्स। ये देख लो, पहले वाला तुमने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब कितना बड़ा था और ये इतना छोटा है, और इसकी जो कैपेसिटी है ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम है। अगर मान लो कहीं पे 20 लाख वैक्यूम ट्यूब्स लगते हैं तो उस जगह पे ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 ट्रांजिस्टर लगाने से ही चल जाएगा। और कहीं पे मान लो 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स लग रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 से 200 ट्रांजिस्टर लगाने से ही चला जाएगा। तो समझो, इसी से समझ में आ रहा है कि, बड़ा करके दिखा देते हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की तुलना से इसका बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो ट्रांजिस्टर बनाया गया यहाँ पे। इनपुट के लिए हम लोग पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, ये सब चीजें इस जनरेशन में बनाया गया, यूज किया गया कि इनपुट के लिए हम लोग पंच कार्ड व्यवहार करेंगे और इनपुट के लिए हम लोग मैग्नेटिक टेप भी व्यवहार करेंगे। आउटपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर सेम था। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए हम लोग मैग्नेटिक टेप ही यूज करते थे जहां पे स्टोर करके रखा जाता था। डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, ये भी डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ की लैंग्वेजेस थोड़ी ऊंची थी। थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज व्यवहार किया जाता था, लो लेवल लैंग्वेज नहीं, बट हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया है। जैसे फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, सब लिखवा देंगे हम। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। PL1, सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स बनाया गया है। इस सारे लैंग्वेजेस में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये सारे लैंग्वेजेस यूज किए गए हैं, और ये ह्यूमन ही कंट्रोल करता था, डिपेंड ऑन ह्यूमंस था, ऑटोमेटिक्स तो था नहीं। एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? IBM 1400, IBM 7000, हनीवेल 2000, ये सब थे इस समय के, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स। चले आते हैं ट्रांजिस्टर, मतलब थर्ड जनरेशन। ट्रांजिस्टर खत्म हो गया, अब हम लोग थर्ड जनरेशन, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में 1965 से 1974, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो क्या थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं था? जरूर था। तो क्या सर थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नहीं थे? एकदम थे, लेकिन
अब क्या हो गया, उसको रिप्लेस करते करते आया है। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया नया एक हार्डवेयर, नया एक चीज जनरेट किया गया जिसको हम लोग बोलेंगे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जैक किल्बी। किसने बनाया था इसको? जैक किल्बी ने। यूज होने लगा थर्ड जनरेशन में, बट डेवलप हो गया था 63 64 में, 1963 1964 में जैक किल्बी ने इसको डेवलप कर दिया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज करना स्टार्ट हो गया। अब देखो अच्छे से समझो यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन में लेकिन मैंने अभी भी यूज इनपुट के हिसाब से पंच कार्ड ही किया, सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड ही किया, लेकिन देखो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से कीबोर्ड यूज होने लगा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से कीबोर्ड यूज होने लगा, और इसी टाइम मॉनिटर भी डेवलप हो गया, तो आउटपुट के लिए मॉनिटर में दिखने लगा, इनपुट के लिए कीबोर्ड बन गया, आउटपुट के लिए मॉनिटर बन गया। लेकिन अभी भी स्टोरेज डिवाइस यहाँ अलग से अगर कुछ स्टोर करना है तो इसके लिए मैग्नेटिक टेप ही रखना पड़ेगा। मतलब जो कैसेट होता है, इस साइड और उस साइड दोनों साइड चलता है, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक टेप। एक रील लगा हुआ रहता है जिसमें रिकॉर्डिंग सारे हो जाएंगे। पुराना टाइम पे मिलता होगा, दादाजी से अपने नाना जी से पापा से पूछना, वो लोग देखे होंगे मैग्नेटिक टेप। ये देखो, नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन इफोर्ट, आदमी लोग के ऊपर निर्भर नहीं था, यहाँ से ऑटोमेटिक होने लगा। कंप्यूटर ऑटोमेटिक चलेगा, अब हम लोग चला देंगे, कुछ काम बोल देंगे करने के लिए, वो करेगा। सारा चीजें ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अभी ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रिंट आउट के लिए बोल देते हैं 5000 प्रिंट आउट करो, वो प्रिंट आउट करता रहता है, तो ऑटोमेटिक है। लेकिन सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में ह्यूमन इफोर्ट्स चाहिए, फुल ह्यूमन इफोर्ट्स। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया है। आरपीजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेशन। यहाँ पे आरपीजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए गए हैं। कोबोल, फॉर्ट्रेन, ये सब दोनों है आरपीजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण, जो सेकेंड जनरेशन में भी यूज किया गया था। एग्जाम्पल्स क्या है इस जनरेशन के? इस जनरेशन का एग्जाम्पल्स है IBM 360, IBM 370, CDC 1700। ये सब इस टाइम के कंप्यूटर्स बनाए गए थे। IBM 360, IBM 370, CDC, उस समय माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर नहीं बनाता था, उस समय IBM कंप्यूटर बनाता था। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये IBM का फुल फॉर्म है, ठीक है। IBM 360, IBM 370, CDC 1700, ये उस टाइम के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स थे जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में बनाया गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया था? जैक किल्बी ने। याद रखना इसको। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ जाते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1975 टू 1984, नेक्स्ट 10 इयर्स, जिसमें हम लोग LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और भी छोटा हो गया। दिखा देते हैं तुम लोग को इंटीग्रेटेड सर्किट देखने में कैसा होता है।
हेलो सर। हेलो सर। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तुमको, LSIIC इन कंप्यूटर में देखो, ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ये बनाया गया था। अब देखो कितना बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब था, उसकी जगह में ट्रांजिस्टर, ये अब ये कैसा हो गया बोलो तो, अगर कहीं पे 2 लाख वैक्यूम ट्यूब लग रहे हैं तो ये कितने लगेंगे, 50 हो जाएगा एक ही काम, और हाई स्पीड में। देखो ऐसे करके लगाया गया था, छोटा छोटा करके मदरबोर्ड का में यूज किया गया, छोटे छोटे सर्किट्स देखो सारे दिखेंगे तुमको, छोटा सा लगा दिया गया। ये है मजा का मैटर कि धीरे 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 कंप्यूटर और भी छोटा होते चला गया, और भी छोटे 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 छोटे, पूरा ही छोटा हो गया।